स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एंटीबॉडीज़ के बारे में, उसकी क्लासेस के बारे में पढ़ा था। कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइक उसका फंक्शन क्या, किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इनके बारे में हम इस बार कंटिन्यू करेंगे। In addition, there are a number of subclasses of IgG and IgA. So there are 4 subclasses of IgG, that is IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4, having gamma 1, gamma 2, gamma 3 and gamma 4 heavy chains respectively. यानी कि Ig1 का heavy chain gamma 1 होगा, Ig2 का heavy chain gamma 2 होगा एंड इस तरह से 4 तक पूरा कंटिन्यू करेगा। सो आप देखिए, ये एक आइडियल स्ट्रक्चर होता है IgG, जिसको हम हमेशा स्टडी करते हैं, या किसी भी बुक में आप देखिए तो एक जो टिपिकल इम्यूनोग्लोबुलिन का या एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से IgG के फॉर्म में ही होता है। सो IgG1 में आप देखिए हिंज रीजन में 2 इंटरचेन्स प्रेजेंट हैं। ओके, देर आर 2 इंटरचेन्स इन IgG1 हिंज रीजन। आप सेकेंड नंबर पे देखिए IgG2 में 4 इंटरचेन्स हैं एंड देन IgG3 में 11 इंटरचेन्स आर देयर एंड IgG4 में 2 ही हैं, बिल्कुल IgG1 के जैसे। बट IgG1 में देखिए आप लाइट चेन एंड हैवी चेन पैरेलली डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि IgG4 में ऑब्लिकली जुड़ा हुआ है, मतलब पैरेलल नहीं है बिल्कुल। जो एमिनो एसिड की सीक्वेंसेस होती हैं तो आमने सामने वाले से ना जोड़ के किसी और नंबर से जुड़ा हुआ है, हैवी चेन और लाइट चेन। सो एक्सेप्ट फॉर देयर वेरिएबल रीजन्स, ऑल द immunoglobulins within a class have about 90% homology. सो एक क्लास में देखा जाए तो 90% होमोलॉजी है, तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, इन देयर एमिनो एसिड सीक्वेंसेस, बट ओनली 60% होमोलॉजी एग्जिस्ट बिटवीन क्लासेस। तो बिटवीन क्लासेस का मतलब क्या हो गया कि IgGA है या फिर IgGG है, तो ये 2 अलग अलग क्लासेस हो गई, इनके बीच में 60% होमोलॉजी होगी। लेकिन सेम क्लास में, जैसे कि IgG के मैंने 4 सब क्लासेस बताए, इनमें लगभग 90% सिमिलैरिटी होती है। तो आप देख लीजिए, आपको दिखने से भी लग रहा होगा, जैसे मैंने IgG4 एंड IgG1 का बताया, लगभग दोनों 90% सिमिलर हैं, एमिनो एसिड्स इनके एक जैसे हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है एमिनो एसिड सीक्वेंसेस में। Now come to know about the role of antibodies. So some major antibody mediated effectors functions are, फर्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन। ये बहुत शॉर्ट में आपको रोल में बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। सो फर्स्ट वन इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सो क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोटेड विथ एंटीबॉडीज। तो हमने आपको जेम्स का एग्जाम्पल दिया था कि चॉकलेट होती है, छोटी छोटी जेम्स, उसके बाहर कलरफुल कोटिंग होती है ना, तो उससे क्या है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कलरफुलनेस की वजह से। तो सेम वे में ऑप्सोनाइजेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाहर की तरफ एंटीबॉडीज की कोटिंग हो जाती है। समझ लीजिए कि एक वायरस है, वायरस के बाहर खूब सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे, यानी कि एपिटोप्स होंगे। अब उन एपिटोप्स के साथ में एंटीबॉडीज जो है वो कई सारे एकदम साथ में पूरे उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ढेरों एंटीबॉडीज की कोटिंग हो जाती है, यानी कि एपिटोप और पैराटोप का कॉम्बिनेशन होकर के वो कोटिंग कर देते हैं। सो एंड देन दे कॉम्प्लीमेंट टू कैप्चर द एंटीजन। तो इस तरह से कोटिंग के बाद वो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। सो एंटीजन को कैप्चर करने का काम ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू होता है, ठीक। नेक्स्ट, टॉक्सिन्स और वायरल न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन भी आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है इसका एक्शंस में, मतलब ऑप्सोनाइजेशन तो होता ही है, देन न्यूट्रलाइजेशन भी होता है, एंड इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट लाइन में ही ऑप्सोनाइजेशन में आपको हमने बता दिया कि उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, सो कॉम्प्लीमेंट करता है टू कैप्चर द एंटीजन। देन फाइनली इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और इम्यून कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन
का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये फॉर्मेशन किस किस फॉर्म में होता है? एक तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होगा और दूसरा एग्लूटिनेशन के फॉर्म में होगा। इसके अलावा अभी हम प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन के बारे में अभी आपको बताएंगे। उसके पहले और चीज़ें, एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस और भी, उनको भी जान लीजिए। एंटीबॉडी फंक्शंस एज द इफेक्टर ऑफ द हार्मोनल रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग, न्यूट्रलाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग इट्स एलिमिनेशन इन सेवरल वेज। तो किस तरह से एलिमिनेट करेंगे? एंटीजेंस का एलिमिनेशन कैसे करेंगे? Antibody can cross-link several antigens forming clusters that are more readily ingested by phagocytic cells। तो जो क्लस्टर फॉर्मेशन होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि दूध है, मिल्क में आप थोड़ा सा नींबू डालते हो, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है? क्लम्पिंग हो जाती है ना। उसको हम क्लस्टर्स बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर जब ये क्लस्टर के फॉर्म में हो जाता है तो फेगोसिटिक सेल्स जो होती हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल सेल्स, ये सब सेल्स बहुत ईजिली फिर इनको क्या करते हैं? इंजेस्ट कर जाती है। इंजेस्ट करके फिर पिनोसाइटोसिस के थ्रू इसको, मतलब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भी निकाल देती है। Then binding of antibody to antigen on a microorganism can also activate the complement system। तो ये जो बाइंडिंग होती है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है एंड रिजल्टिंग इन लाइसिस ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइसिस क्या है? आपको फेगोसाइटोसिस में हमने बताया था कि एंडोसाइटोसिस मतलब एंटर करना, एंटर करने के बाद क्या हो रहा है? फिर लाइसिस उससे बाइंड कर रहा है, साथ में लाइसोसोम्स बाइंड करते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है? उसको ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है उसकी वजह से लाइसिस हो जा रही है। और लाइसिस का मतलब कि एक्सोसाइटोसिस है। फाइनली वो सेल से डिग्रेड होकर के बाहर निकल जा रहा है। देन एंटीबॉडी कैन ऑल्सो न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स और वायरल पार्टिकल्स। तो न्यूट्रलाइज का भी बताया हमने। एंड दीज वायरल पार्टिकल्स बाय कोटिंग देम। कोटिंग यानी कि ऑप्सोनाइजेशन ही हो गया, विच prevents them from binding to host cells। तो ये एक तरह से जो पहला आपको मैंने शुरू में शॉर्ट में बताया था उसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया है। सेम चीज़ है, फंक्शंस या एक्शंस वही हैं। देन आप क्रॉस रिएक्टिविटी देख लीजिए कि द एबिलिटी ऑफ ये जो क्रॉस रिएक्टिविटी, ये जब मैंने आपको एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया था, किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से बाइंडिंग होती है, उसमें ये वाला पोर्शन आप वहाँ पे और डिस्क्राइब कर लोगे क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं बताई थी। ये दिस पोर्शन विल बी डिस्कस्ड देयर ऑल्सो, अगर क्वेश्चन आप करते हो एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि अकेला एक एंटीबॉडी अगर है, कंबाइनिंग साइट टू रिएक्ट विथ मोर देन वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। तो एक सिंगल एंटीबॉडी में अगर एक से ज़्यादा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के द्वारा एंटीबॉडीज बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एक तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस रिएक्टिविटी, और दूसरा क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं अलग अलग, है ना। ABCD कुछ भी आप इस तरह से समझ सकते हो। ये अलग अलग एंटीबॉडीज जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे में रिएक्ट विथ मोर देन वन एंटीजन। एक से ज़्यादा एंटीजन के साथ ये ढेर सारे अलग अलग एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगे। तो ये दोनों वैरायटी क्रॉस रिएक्टिविटी में आएगी। पहले फिगर में आप देखिए एंटी-A एंटीबॉडी है ना, और वो किससे रिएक्ट कर रहा है? एंटीजन A से रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के पैराटोप और एपिटोप एक जैसे हैं, सिमिलर है, मिल रहे हैं बिल्कुल। बहुत अच्छे से फिट हो गए हैं। सेकेंड फिगर में जो क्रॉस रिएक्शन हो रहा है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्रॉस रिएक्शन आप देखिए, मतलब वो इंडिविजुअल एंटीबॉडी का हो गया। क्रॉस रिएक्शंस में क्या होगा कि जो शेयर्ड एपिटोप्स हैं, मतलब कि एंटीजन बी है, मान लीजिए दूसरा कोई एंटीजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब उसका एपिटोप जो है वो बगल वाले से मिलता जुलता है ना, जो एक आइडियल फिगर बताया उसका, उससे मिलता जुलता है, स्काई ब्लू कलर में उसका एपिटोप है ना, वैसे ही है। इस कंडीशन में भी क्या होगा
कि एंटी ए एंटीबॉडी जो है वो उससे कंबाइन कर जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आप आइए, देखिए कि ये पूरा का पूरा एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट से मतलब क्या हो गया कि ये तीसरी वैरायटी हो गई एंटीजन सी। तो एंटीजन सी है तो अलग, लेकिन उसका जो एपिटोप है वो बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर एपिटोप, शेप सिमिलर है, बट साइज डिफरेंट है, साइज काफ़ी छोटी है। इसके बावजूद भी, साइज छोटी होने के बावजूद भी, शेप की वजह से ये देखिए एंटीबॉडी जो है इसके साथ भी क्रॉस रिएक्ट कर रहा है। देन इसके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रॉस रिएक्टिविटी के, लाइक ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी blood group A, B and O have antigen of glycoproteins expressed in RBCs। तो हमारे रेड ब्लड कार्पसस में ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में A, B और O ब्लड ग्रुप्स एंटीजन की तरह से लगे हुए होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं एंटीजन की तरह से। सो subtle differences in terminal residue on sugar conjugated to the protein antigen will differentiate the blood group। तो एक तरह से देखा जाए ये डिफ्रेंसिएशन किस तरह से हो रहा है, ये जो टर्मिनल रेजिड्यूज होते हैं शुगर जो शुगर कॉन्जुगेटेड होते हैं उनकी प्रोटीन्स के फॉर्म में ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। अलग अलग सबके सीक्वेंसेस होंगे। द antibodies to the blood group are formed not due to exposure of RBC antigen but due to the cross-reactive intestinal microbial biota। सो इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ब्लड ग्रुप्स में वो RBCs के एंटीजन की वजह से, एक्सपोजर की वजह से उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि जो क्रॉस रिएक्टिविटी होती है इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा माइक्रोबियल बैक्टीरियाज की या कोई भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्रॉस रिएक्शंस जो होता है उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। द एंटीबॉडीज विल फॉर्म अगेंस्ट दोज एंटीजन ऑफ ब्लड विच इज मिसिंग ऑन देम। For example, human having blood group A will have antibodies of blood antigen B। सो इस तरह से आप देख लीजिए कि अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसके साथ में क्रॉस रिएक्शन किसका होगा, एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड एंटीजन B के साथ में वो क्रॉस रिएक्ट करेगा। द एंटीबॉडीज दैट रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजेंस A आर वीडेड आउट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर टेबल जो आपको दिख रहा है, इस टेबल में ब्लड टाइप्स दिए हुए हैं। इन ब्लड टाइप्स के साथ में एंटीजेंस के बारे में दिया हुआ है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन क्या होगा, रेड ब्लड कार्पसस पे ए ही होगा, लेकिन जो सीरम एंटीबॉडीज होंगी वो जस्ट उसका अपोजिट यानी कि एंटी बी होगा। ओके, इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो सेम होगा, बी ही होगा, बट उसका एंटीबॉडी जो होगा, सीरम में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एंटी ए होगा। बी का एंटी ए और ए का एंटी बी। एंड ए बी ब्लड ग्रुप अगर है तो ए एंड बी दोनों ही एंटीजेंस होंगे आरबीसीज पे, बट सीरम एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगी उसके सीरम में, उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। एंड ओ ब्लड ग्रुप में देखिए कोई एंटीजन नहीं होता है, और जबकि सीरम एंटीबॉडीज एंटी ए भी हो सकती है और एंटी बी भी हो सकती है। सो इसीलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, है ना, क्योंकि वो रिसीव करता है, ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है। ओके, और ओ ब्लड ग्रुप जो है किसी को भी दिया जा सकता है वो। अब देखिए प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने बोला था, ये प्रेसिपिटेशन क्या है किस तरह से, तो एंटीबॉडीज है और एंटी जो वी लिखा हुआ है दैट इज द एंटीजन, और उसके बाहर में अलग अलग तरह के एपिटोप्स लगे हैं। इस वायरस के सरफेस पे अलग अलग तरह के एंटीजेंस एपिटोप्स का शेप नज़र आ रहा है। तो जहाँ फिट कर रहा है जिस एंटीबॉडी का शेप, मतलब पैराटोप और एपिटोप सिमिलर होने चाहिए, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है।
नाउ कम टू नो अबाउट द एग्लूटिनेशन। वो जो ब्लड ग्रुप का बताया था वो भी एग्लूटिनेशन ही था, है ना। सो इस तरह से एग्लूटिनेशन एकदम दही की तरह, मतलब दही या दूध फट जाता है तो आप देखते हो ना, वाटर अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है ना। सो उसी तरह से ये एग्लूटिनेशन को समझिए, या ब्लड ग्रुप, मतलब जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड को तो उसमें भी एग्लूटिनेशन होता है, तो फटा फटा सा दिखने लगता है ना। सो इस तरह से पता चल जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसको आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी करा दिया जाएगा। ओके, सो एग्लूटिनेशन में आप देखिए, सबसे पहले एंटीबॉडीज आपको नजर आ रही हैं आरबीसीज के, है ना। और देन एंटीजन आपका एक सिंगल जो दिख रहा है, उसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है ना। कई सारे, ढेर सारा, आप देखिए ये एग्लूटिनेट कर गया, मतलब पूरे में जितनी क्वांटिटी होती है उन सब में इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो गया, और इसको हम एग्लूटिनेशन बोलेंगे। तो आपको हर जगह देखिए एंटीबॉडीज साथ में लगे हुए नजर आ रहे हैं। वो डिपेंड करता है एपिटोप्स पे और पैराटोप्स पे। सो एग्लूटिनेशन है क्या? सम एंटीबॉडीज कॉज द सेल्स ऑफ पैथोजेंस दैट आर coated with non-self antigens. Okay, so to clump together, so the clumping is called agglutination, and such antigens as agglutinins, मतलब एंटीजेंस को हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनिन्स बोलेंगे। और जो क्लम्पिंग हो गई है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे। और एंटीजेंस को हम एग्लूटिनिन्स भी, यानी प्रोटीन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, या फिर एग्लूटिनोजेंस भी कह सकते हैं। सो एग्लूटिनेटेड पैथोजेंस आर देन फैगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक, ओके। सो एंटीबॉडीज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शंस एंड एंटीजेंस। तो अभी हमने आपको जितने भी रिएक्शंस बताए हैं आपने देख लिए, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बेसिस पे भी एंटीबॉडीज़ को क्लासीफाई किया जा सकता है, बट हम इसको डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, बट हम आपको जस्ट उसके नाम, मतलब किस तरह से उसको हम नाम देंगे। सो एंटीजेंस के साथ में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उसके आधार पे एंटीबॉडीज़ को हम एंटीटॉक्सिन्स भी कह सकते हैं, या फिर एग्लूटिनिन्स भी कह सकते हैं, या फिर प्रेसिपिटेंस भी कह सकते हैं। अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेंस, उस प्रोटीन को या एंटीबॉडी को हम प्रेसिपिटेंट बोलेंगे। लाइजेंस के फॉर्म में भी है, मतलब लाइसिस हो रहा है अगर, तो लाइजेंस भी कह सकते हैं एंटीबॉडी को। और यही एंटीबॉडी अगर ऑप्सोनाइजेशन में, यानी कि कोटिंग कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी को ऑप्सोनिन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो न्यूट्रलाइजिंग बोलेंगे, या फिर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बोलेंगे। इसके अलावा इनहिबिटरी एंटीबॉडीज भी होती है, यानी कि ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज या इनहिबिटरी एंटीबॉडीज कह सकते हैं। एंड फाइनली कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज। सो दीज आर द various name or classes of antibodies on the basis of their reactions. Okay, now come to the mechanism of synthesis of antibody. किस तरह से एंटीबॉडीज का सिंथेसिस हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है, व्हेन एंटीजन एंटर्स द बॉडी इट इज फैगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेज। ओके, ये आपको पता है। देन द मैक्रोफेजेस प्रेजेंट द एंटीजन टू बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स एंड हेल्पर टी सेल्स। तो जब फैगोसाइटोसिस हो जाती है उसके बाद मैक्रोफेज जो है वो एंटीजन को, बी सेल को प्रेजेंट करता है, या बी लिम्फोसाइट्स को, या फिर हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करेगा ये एंटीजन। ओके, सो ये प्रेजेंट करने का काम हेल्पर टी सेल्स का है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? द बी सेल्स हैविंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स मैचिंग विद द एंटीजन आर ट्रिगर्ड टू मल्टीप्लाई एंड फॉर्म क्लोन्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन के बारे में या क्लोन्स के बारे में दिया है, इसका अभी हम आपको आगे क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं इसको, उसके बारे में आपको अभी डिस्क्राइब करेंगे। सो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखना है कि जब हेल्पर टी सेल ने
प्रेजेंट कर दिया एंटीजन को बी सेल को, तो देन उसके बाद बी सेल क्या करेगा, बी सेल में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अगर जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ मैच कर रहे हैं, तो मैचिंग के बाद क्या होगा कि तुरंत फटाफट मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू हो जाता है और एक अपने जैसा ही कई सारा क्लोन का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, देन सम ऑफ द सेल्स फ्रॉम द क्लोन चेंज टू मेमोरी सेल्स. इन्हीं में से कुछ सेल्स जो है मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइल अदर डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, जबकि बाकी सब प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. These differentiated plasma cells synthesize the required antibodies. अब ये जो प्लाज्मा सेल डिफ्रेंशिएटेड प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं जिस एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है, उस एंटीबॉडी का सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जो आपका मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, तो मेमोरी सेल्स वैसे ही रहते हैं, उनका कोई आगे का काम नहीं है, वो जस्ट मेमोराइज किए हुए हैं बस. लेकिन जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज के सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं. लास्ट में द हेल्पर टी सेल्स ऑल्सो प्लॉरिफरेट एंड क्लोनल सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू मेमोरी टी सेल्स. अब ये जो क्लोनल सेल्स हैं, मतलब टी सेल्स के थ्रू अगर हो रहा है क्लोनल सिलेक्शन, देन उस कंडीशन में ये टी सेल्स जो है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मेमोरी टी सेल्स में, इफेक्टर टी सेल्स, किलर टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स. ये इन अलग अलग वैराइटीज में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. सो हमने बोला था ना कि मैं आपको क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बताऊंगी. सो दिस इज द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन. किस तरह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है, तो क्लोन्स के फॉर्म में होती है. दैट इज वाई इस थियरी को हम क्लोनल सिलेक्शन थियरी कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अ लिम्फोसाइट इज एबल to make a specific antibody against a specific antigen. The cells may not be making the antibody continuously, but may get transformed into an antibody synthesizing cell. तो आप देखिए कि जो भी सेल्स होती हैं वो एकदम से एंटीबॉडी का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन नहीं करती हैं, उसको बनाना नहीं स्टार्ट कर देती, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल्स में. पहले ट्रांसफॉर्म होंगी एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल्स में, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑफ प्रॉपर और परफेक्ट लिम्फोसाइट सेल. ठीक है, सो ये चीज़ जो हो रहा है, सिंथेसिस एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक परफेक्ट कांटेक्ट के बाद हो रहा है. ठीक, बी सेल्स कैरी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऑन देयर सरफेसेस. बी सेल्स कैरी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऑन देयर सरफेसेस. सो ये स्पेसिफिसिटी, एंटीबॉडीज की स्पेसिफिसिटी ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिक होते हैं. ओके, सो एंड अ स्पेसिफिक एंटीजन में गेट बाउंड. तो उसी तरह का जो मैच करता हुआ एंटीजन है उसके साथ में वो बाउंड करेगा. द सेल रिस्पॉन्ड विथ रिपीटेड सेल डिविजन्स. अब इस तरह से बार बार रिपीटेड सेल डिविजन्स या मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है अंटिल अ क्लोन ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल. एंटीबॉडी सिंथेसाइजिंग सेल्स या प्लाज्मा सेल्स, उनको प्लाज्मा सेल्स, जब तक कि प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक इस तरह से ये डिविजन्स होते रहते हैं. ओके, these cells then form large number of the same antibodies at a rate of 10,000 molecules per second. तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा, मतलब पर सेकेंड 10,000 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोन्स बन जा रहे हैं, है ना. तो हम आपको डिफेंस सिस्टम में बता रहे थे ना, स्टार्ट जब किया था तभी, कि भाई जैसे कंट्री में ढेर सारे सैनिक होते हैं उसी तरह से हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में ढेर सारे एंटीबॉडीज हमारे सैनिक के फॉर्म में होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो इस क्लोनल सिलेक्शन को देखिए फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. सो सबसे ऊपर एंटीजन है. तो एंटीजन दो तरह से
सिलेक्शन होता है इसका। एक तो बी सेल्स के साथ में सिलेक्शन होगा इसका और दूसरा टी सेल्स में। तो आप देखिए बी सेल्स में B1 B2 एंड B3 है, ठीक। अब ये B1 B2 B3 के साथ में जो भी पैराटोप लगे हुए हैं तो मैच करने वाला, इसमें देखिए मैचिंग वाला जो है वो B2 है, क्योंकि एंटीजन का शेप आप देख रहे हो ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पर जो B2 है वहाँ पर जो एपिटोप है वो भी इसी तरह का V शेप में है। ओके, सो ट्रायंगुलर है तो V शेप से अच्छे से मैच कर रहा है। तो बी सेल्स विथ डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज, तो सबके साथ ना हो करके इसका सिलेक्शन जो है B2 के साथ हुआ, इस पर्टिकुलर एंटीजन का सिलेक्शन। देन दूसरी साइड में आप देखिए, राइट साइड में देखिए टी सेल्स के साथ किस तरह का सिलेक्शन हो रहा है। तो टी सेल्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनमें से जो T3 है वो V शेप का है, तो इस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ वो मैच कर गया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, T1 T2 T3 टी सेल्स विथ डिफरेंट टी सेल रिसेप्टर्स। सो बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हैं टी सेल्स के साथ में। अब क्या होगा कि B2 सेलेक्ट हो गया और T3 सेलेक्ट हो गया, ठीक। अब क्लोनल एक्सपेंशन होगा, यानी कि अब एक्सपेंड कर जाएगा ये, है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आप देखिए नीचे की तरफ में बिल्कुल वैसे ही मल्टीपल कॉपीज B2 की बन गई है और राइट साइड में T3 की बन गई है, सेम कॉपीज। ओके, अब ये इस तरह से, इसको हम क्या कहेंगे, ये रिपीटेड सेल डिविजन्स हो रहे हैं। और पर सेकेंड देखिए हमने आपको 10,000 बताया था। सो बी वाले की साइड में जो बना है उसमें देखिए, expanded clone of activated B2 cells secreting specific B2 antibodies can bind to the stimulating antigen। तो एंटीजन से ये बाइंड कर सकते हैं, ढेर सारी कॉपीज बन गई। इसी तरह से सेम वे में T3 में आप आ जाइए, एक्सपेंडेड क्लोन ऑफ एक्टिवेटेड T3 cells capable of इंटरैक्टिंग विद द स्टिमुलेटिंग एंटीजन। तो ये T3 इंटरैक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर एंटीजन। एंटीजन देखिए एक ही है ना, एक ही शेप का हमने एंटीजन दिखाया है, लेकिन आपको जो टी सेल्स होती हैं उनके रिसेप्टर्स के आधार पे सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह से बी सेल्स का जो डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज हैं, तो उन एंटीबॉडीज का जो पैराटोप है उसके आधार पे सिलेक्शन हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। अब इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, क्या हैं? सो बायोलॉजिस्ट हैव लॉन्ग टेकन एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड हैव डेवलप्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्विंग देयर यूज। तो बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू इनका और इस्तेमाल कैसे एंटीबॉडीज का किया जा सकता है उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे काम किए हैं। सो देर आर बेसिकली टू डिफरेंट अप्रोचेस to the precipitation of antibody molecules capable of interacting with a given antigen. Okay, so in the traditional approach, so ये traditional approach में क्या होता है, ये सबसे common है। एन एनिमल, कोई एक एनिमल, तो यूजुअली ये एनिमल क्या होता है, टिपिकली रैबिट हो सकता है या फिर गोट हो सकता है। इवन कुछ और काम करना हो आपको तो आप माइस भी ले सकते हो, बट कॉमनली रैबिट एंड गोट को लिया जाता है एनिमल मॉडल के फॉर्म में। एंड एन एनिमल, टिपिकली अ रैबिट और गोट, इज रिपीटेडली इंजेक्टेड विद द एंटीजन। तो उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कोई बाहर का, मतलब जिसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है, जिस डिजीज के अगेंस्ट या जिस भी पर्पज से, सो उस पर्टिकुलर एंटीजन को रिपीटेडली कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे इंजेक्ट किया जाता है। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों बाद क्या हो रहा है, ब्लड इज ड्रॉन दैट कंटेन्स द डिजायर्ड एंटीबॉडीज। तो इंजेक्ट हो गया यानी कि उसकी बॉडी के अंदर चला गया, तो उसके ब्लड में अब इस तरह के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपने जिस चीज़ की आपकी डिमांड है, जिस पर्पज से आपने पर्टिकुलर एंटीजन को उसमें इंजेक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा रैबिट या फिर गोट में। द होल ब्लड इज ट्रीटेड टू रिमूव द सेल्स and clotting factors
so as to produce an anti-serum. अब एंटी-सीरम को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, है ना, तो डायरेक्ट यूज़ ना करके इसका जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, है ना, और या फिर जो भी चीज़ें हर्डल्स क्रिएट करती, कुछ और भी सेल्स होती हैं, तो उनको हटा दिया जाता है. सो द होल ब्लड इज ट्रीटेड टू रिमूव द सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो जो दूसरी सेल्स होती हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, एंड देन उसके बाद एंटी सीरम को प्रोड्यूस कर लिया जाता है, विच कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स एंटीबॉडी टाइटर एंड फ्रॉम विच द इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन बी प्यूरिफाइड. तो इस तरह से बायोलॉजिस्ट ने लैब में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को प्यूरिफाई किया. तो देखिए यहाँ पर माइस का एग्जाम्पल दिया है, गोट और रैबिट का मैंने उधर बताया कि आइडियल माना जाता है, लेकिन माइस में इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो इंजेक्शन दिया जा रहा है, इंजेक्शन देने के बाद आप देखो रेड कलर का जो है दैट इज द म्यूटेंट माउस माइलोमा सेल्स. ओके, सो माइलोमा सेल्स क्या कैंसरस सेल्स होती हैं, है ना. दीज आर अनेबल टू ग्रो इन HAT. HAT एक मीडियम है, ठीक है. वो मीडियम जो है वो एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए होता है, प्रॉपर वे में होता है, ठीक है. तो ये माइलोमा सेल्स उसमें ग्रो नहीं कर पा रही हैं. सो इस तरह से क्या हुआ, दूसरी साइड में आप देखिए ब्लू एंड ब्लैक कलर में आपको क्या दिख रहा है, सम माउस लिम्फोसाइट्स फ्रॉम स्प्लीन. स्प्लीन से ब्लू कलर के लिम्फोसाइट्स एंड दे मे मेक एंटीबॉडी टू मल्टीपल फॉर्म, ठीक है. सो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं. देन उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हैट मीडियम में, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है. सो मिक्स एंड फ्यूज सेल्स ट्रांसफर टू हैट मीडियम. तो इस तरह से मिक्स करके दोनों तरह की माइलोमा और ये माउस लिम्फोसाइट्स को की मिक्सिंग करके हैट मीडियम में छोड़ दिया जाता है. देन उसके बाद क्या होगा, आप देखिए ये जो मिक्स एंड फ्यूज सेल्स ट्रांसफर टू हैट मीडियम, ट्रांसफर हो गया. ये मीडियम है, पेट्री डिश में मीडियम है पड़ा हुआ. ये मीडियम माइलोमा सेल्स को नहीं उस मल्टीप्लाई करने देता है, ठीक है. उस पर कोई खास उसका इफेक्ट नहीं होता है. सो आप देखिए अब इसमें क्या है, ये जो क्रॉस क्रॉस सा बना हुआ है, ठीक है, क्रॉस उधर भी था. तो अनफ्यूज्ड सेल्स डाई, जो क्रॉस्ड सेल्स हैं फ्यूज नहीं हो पाई हैं जो, वो डाई कर जाएंगी. ओके, बट हाइब्रिडोमा ग्रो. अब ये देखिए हाइब्रिडोमा मतलब दो तरह की सेल्स एक साथ मिल गई, इनको हम हाइब्रिड बोलेंगे. सो हाइब्रिडोमा केवल इसमें ग्रो कर जाएगा, ये जो मीडियम है हैट मीडियम में. देन उसके बाद कल्चर सिंगल सेल्स इन सेपरेट वेल्स. तो अगर एक हाइब्रिडोमा का भी फॉर्मेशन हो गया है तो उसको हम कल्चर करेंगे. तो कल्चर सिंगल सेल्स इन सेपरेट वेल्स. तो ये देखिए एलाइजा प्लेट है, इस तरह की प्लेट्स मतलब 16 वेल की भी होती हैं, 8 वेल की भी होती हैं, 96 वेल की भी होती हैं. तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे से बने हुए हैं ना राउंड राउंड से, वो वेल है, कुआं, मतलब उसमें मीडियम के साथ में सेल्स आ सकता है. सो अब आपको इसमें दो तरह के दिख रहे हैं, ब्लू भी दिख रहे हैं वो, है ना. सो टेस्ट ईच वेल फॉर एंटीबॉडी टू प्रोटीन एक्स. तो दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज एक्स. तो एक्स प्रोटीन के अगेंस्ट अब चेक करना होगा कि कौन कौन से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है. तो इस फिगर का डिस्क्रिप्शन क्या है, द प्रोसीजर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मतलब एक तरह का, एक सिंगल वैरायटी की एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. सो द हैट मीडियम इज सो नेम्ड बिकॉज इट कंटेन्स H फॉर हाइपोजेंथीन, ओके, एंड A फॉर एमिथोप्टेरिन एंड T फॉर थाइमिन. सो इन तीनों से मिलकर के ये मीडियम बना हुआ है. दिस मीडियम अलाउज सेल्स विथ अ फंक्शनल हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोरिल बोसिल ट्रांसफरेज, इसको हम शॉर्ट में HGPRT बोलेंगे. तो इसमें ये ग्रो करने लगता है, बट डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सेल्स लैकिंग दिस एंजाइम. तो जिनमें जिनमें ये पर्टिकुलर प्रोटीन एक्स नहीं है, सॉरी ये HGPRT जिसमें नहीं अगर होगा तो उसमें ग्रो नहीं करेगा.
so such as the unfused myeloma cells used in this procedure. तो जो unfused cells थी वो grow नहीं कर पाएंगी. So this is all about the antibodies. Thank you.